हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एकलव्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम डिस्कस कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आइए देखते हैं। ये हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है मार्केटिंग मैनेजमेंट के। आइए समझते हैं। पहला टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट नेचर एंड फंक्शन। मैंने आप लोगों को पहले दिन भी बताया था कि जो हमारा टैगलाइन है, जो हमारा टाइटल है, उसके बारे में हमें पता होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसी से रिलेट करेंगे पूरे क्वेश्चंस। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के नेचर एंड फंक्शंस हम पढ़ेंगे इस पूरे लेक्चर में। फिर हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स, उसके बाद है मार्केटिंग रिसर्च, उसके बाद है मार्केट सेगमेंटेशन, फिर ब्रांडिंग, सेल्स प्रमोशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रीन मार्केटिंग। ठीक है, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इसको हम पढ़ेंगे। चलिए एक बार पढ़ के समझते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है। मार्केट रिफर्स टू द प्लेस वेयर कमोडिटीज एंड गुड्स आर सोल्ड। मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है वो है मार्केट। इससे ही मिलकर बना है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केट क्या है? मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर सामान की, गुड्स की, कमोडिटी की खरीदी बिक्री होती है। ठीक है, ब्रॉडर सेंस में इसको ये कहते हैं। ये मार्केट है। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट नहीं, मार्केट। मार्केटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस विच इन्फ्लुएंस द बायर्स टू परचेज द प्रोडक्ट और कमोडिटी विद इन द मार्केट। एक स्पेसिफाइड मार्केट में जब आपको प्रेरित किया जाता है किसी भी सामान को खरीदने के लिए, तो उसको मार्केटिंग कहते हैं। देखिए, मार्केटिंग और सेल्स ये दोनों अलग अलग चीज़ है। मार्केटिंग में आपको प्रेरित किया जाता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। जैसे मान लीजिए कोई एक हीरो है, उसने आपको फेयर एंड लवली का ऐड किया कि ये लगाकर मैं गोरा हुआ, तो वो क्या कर रहा है? वो आपको प्रेरित कर रहा है उस सामान को खरीदने के लिए। बेच नहीं रहा है, खरीदने के लिए प्रेरित कर रहा है। और सेल्स का मतलब होता है कि जब आप उस प्रोडक्ट को अल्टीमेटली किसी दुकान से परचेस करते हैं तो वो सेल्स कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग, द टर्म मार्केटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मार्केट, जैसे कि मैंने आपको बताया। Here market refers to the place or geographical area where buyers and sellers gather and enter into the transactions involving transfer of ownership of goods and services। इसका मतलब ये है कि मार्केट वह जगह है जहाँ पर आप सामानों की खरीदी बिक्री करते हैं। जैसे मार्केट में आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो पहले तो उस मार्केटियर की ही होती है ना वो वस्तु। आपने किराने की दुकान से चावल खरीदा, तो चावल का मालिक पहले कौन था? वो मार्केट वाला, वो दुकान वाला। उसके बाद जब आपने उसको खरीद लिया तो मालिक कौन हुआ? आप हुए। मतलब उनने बिक्री किया तो आपने खरीदा, और जब आपने खरीदा तो आप उसके ओनर हो गए। ठीक है, ये इसका सिंपल सा मतलब है। नेचर ऑफ मार्केटिंग। चलिए इसको समझते हैं। पहला पॉइंट है ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब ये इंसानी प्रक्रिया है। भाई खरीदी बिक्री कौन करे? रोबोट तो नहीं करेगा, करेगा तो इंसान ही। इसलिए ये ह्यूमन एक्टिविटी है। दूसरा है कंज्यूमर ओरिएंटेड है, मतलब इसमें जो ग्राहक होता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है, वही उस प्रोडक्ट को खरीदता है और यूटिलाइजेशन वही करता है। मतलब उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला व्यक्ति भी कंज्यूमर ही होता है। ठीक है, आर्ट एज वेल एज साइंस, जैसे कि हर मैनेजमेंट होता है, आर्ट एज वेल एज साइंस। यह एक आर्ट भी है, कला भी है और एक विज्ञान भी है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है इसका एक्सचेंज प्रोसेस। भाई जब तक वो बेचेगा नहीं, आप खरीदेंगे कैसे? इसलिए ये एक एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, मतलब उस प्रोडक्ट को पहले किसी ने बनाया होगा, फिर उसको किसी और को बेचा होगा, फिर उसने खरीद के आपको बेचा। पहले खरीदा फिर बेचा, फिर आपने लिया और उसको यूज़ किया। ठीक है, तो यह एक एक्सचेंज प्रोसेस भी है। उसके बाद आइए स्टार्ट्स एंड एंड्स विद कस्टमर्स। भाई जब उस प्रोडक्ट को उस दुकानदार ने खरीदा होगा तो क्या बन के खरीदा होगा? एज ए कस्टमर बन के खरीदा होगा। भाई प्रोडक्ट बना,
फिर उस रिटेलर ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने उस सामान को लिया तो क्या किया, खरीदा ना, तो कस्टमर बन के खरीदा, फिर उसको रखा, फिर आपको बेचा, तो आप कौन हो, आप भी कस्टमर हो। यानी ये प्रक्रिया चालू भी होती है कस्टमर से और ख़त्म भी होती है कस्टमर का। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, भाई यूटिलिटीज़ का क्रिएशन बनेगा भाई, जब तक आप कोई सामान को खरीदेंगे नहीं तो कोई उसको बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा, तो जब वो बनेगा तभी वो बिकेगा, है ना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट गोल ओरिएंटेड, बिल्कुल लक्ष्य निर्धारित होता है इसका। गाइडिंग एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, भाई बिजनेस अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो किस आधार पर कर रहा है, किस आधार पर वो बिजनेस कर रहा है, खरीदी बिक्री करके तो बिजनेस कर रहा है, तो जब तक वो खरीदेगा नहीं बेच सकता है क्या, नहीं बेच सकता। ये इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अभी हमारे पास उतना समय नहीं है क्योंकि पेपर आपका कल ही है मार्केटिंग मैनेजमेंट का, और हम लोग पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, मतलब आपका जो कल क्लास है, कल जो आपका पेपर है उसके ही हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में इसको नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। फिर जो सिस्टमेटिक क्लासेस चलेगी उसमें आप लोगों को ये सब चीज़ें 1 to 1 करके सिखाई जाएगी। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, आइए शुरू करते हैं। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग के कार्य क्या है। तो इसमें मार्केटिंग का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट की बिक्री करने का नहीं होता है कि मार्केटिंग है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्रोत्साहित करें, सिर्फ इतना ही नहीं, ये बहुत वाइडर सेंस पे। तो इसका तो डिटेलिंग और थोड़ा हम लोग समझते हैं। निगेटिव डिमांड, नो डिमांड, लेटेंट डिमांड, डिक्लाइनिंग डिमांड, रेगुलर डिमांड और फुल डिमांड। इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है। निगेटिव डिमांड यानी ये नकारात्मक मांग से रिलेट करता है। नकारात्मक मांग वो मांग है जहाँ पर जो नियोक्ता होता है, मतलब जो ग्राहक होता है, उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती कि उस डिमांड को पूरे करे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आपको एक गार्ड की ज़रूरत है और आपको पता चलता है कि जो आपका गार्ड आपके घर आ रहा है वो एक शराबी है, या वो पहले उसका कुछ क्रिमिनल ऑफेंस में वो जेल में रहा हो, तो स्वाभाविक रूप से आप उस गार्ड को अपने घर पे तो नहीं रखें सुरक्षा के लिए। भाई जो खुद ही सुरक्षा के योग्य नहीं है उसको सुरक्षा के लिए आप कैसे रखेंगे। तो ये आ जाता है नेगेटिव डिमांड में, जब नियोक्ता डिमांड यानी मांग चाहता तो है लेकिन चाहते हुए भी उस मांग को पूरी नहीं करता है किसी भी कीमत पे, तो वो नेगेटिव डिमांड हो जाती है। फिर नो डिमांड, नो डिमांड ये वह डिमांड है जिसमें जो नियोक्ता होता है, जो ग्राहक होता है, वह उस डिमांड को फुलफिल ही नहीं करना चाहता है, मतलब उसकी कोई मांग ही नहीं रहती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर रशियन लैंग्वेज सिखाई जा रही है, आपको मालूम है आपके काम की नहीं है, लेकिन मार्केटिंग क्या करती है कि आपको उस मांग के बारे में बताती है कि भैया आज आपके काम की नहीं है, लेकिन रशियन लैंग्वेज हो सकता है आपको फ्यूचर में काम आ जाए। मतलब ये आपकी मांग नहीं है, लेकिन तो भी आपको उसके फ़ायदे गिना करके जब उस डिमांड को पूरा किया जाता है तो वो नो डिमांड में आ जाता है। मतलब कुल मिला के ये है कि नो डिमांड में आपकी कोई मांग नहीं है, आपकी इच्छा ही नहीं है उस प्रोडक्ट को लेने की। स्कूल में रशियन लैंग्वेज सिखा रहे तो हमको करना क्या है रशियन लैंग्वेज का, लेकिन जब आपको ऐसा समझाया जाता है कि रशियन लैंग्वेज सीख जाओगे तो हो सकता है रशिया में कल आपको नौकरी लग जाए तो रशियन लैंग्वेज वहाँ काम आ जाएगी। यानी आपकी मांग थी नहीं तो भी पूर्ति कर दी गई। कहाँ से करिए, क्योंकि आपको इतना अप्रिशिएट किया गया, आपको इतना समझाया गया कि भाई रशियन लैंग्वेज आपको बाद में काम आ जाएगी। तो यहाँ पर मार्केटिंग काम करती है नो डिमांड, ठीक है। फिर आ जाता है लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड हम समझते हैं, लेटेंट डिमांड मतलब गुप्त मांग। ये वह मांग है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आपको चाहिए तो है। लेटेंट डिमांड का मतलब होता है गुप्त डिमांड, यानी गुप्त मांग। ये वह मांग है जो आपको मार्केट से चाहिए लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। जैसे आप एग्जांपल लो सिगरेट का। आपको सिगरेट पीना भी है और आप चाहते हैं कि उससे आपको नुकसान भी ना हो, तो क्या ऐसी कोई सिगरेट अवेलेबल है क्या मार्केट में कि आप पी भी लें और नुकसान भी ना हो? बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। आपकी इच्छा ज़रूर है ऐसी सिगरेट खरीदने की, लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो ये लेटेंट डिमांड है। जैसे एक और एग्जांपल लो कि आपको बाइक चाहिए और बाइक का एवरेज चाहिए 300 का। सबकी इच्छा ये होती है बाइक से खूब घूमें। बाइक का एवरेज आपको 300 का चाहिए, 1 लीटर में 300 किलोमीटर चले, क्योंकि आपकी तो इच्छा है ना कम पैसे में ज़्यादा घूमने मिले। लेकिन वो डिमांड, वो आपकी मांग जो वो पूरी हो ही नहीं सकती क्योंकि मार्केट में अनअवेलेबिलिटी है उस चीज़ की, ठीक है। तो यह भी एक तरह की डिमांड है, मार्केटिंग के जरिए इसको भी पूरा किया जा सकता है।
दूसरे फायदे गिना दिए जा सकते हैं कि भैया मार्केट में 90 किलोमीटर वाली बाइक है जो 1 लीटर में 90 चलती है, हमारे पास जो बाइक है वो 150 किलोमीटर चलेगी, तो यह मांग भी पूरी की जाती है, मार्केट को एनालाइज किया जाता है मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। डिक्लाइनिंग डिमांड, ये जो मांग होती है ना, ये धीरे धीरे गिरती है। जैसे कि इसको भी एग्जांपल से समझते हैं, बरसात में कपड़े की जो दुकानें हैं ना, उनके सेल्स ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ग्राहक बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदने पर विश्वास नहीं करता है, वो टी शर्ट ले लेता है सस्ती सस्ती 2-4 टॉप, उसी में उसका काम चल जाता है। तो मार्केट में जब डिमांड कम हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो क्या किया जाता है, इसमें भी सेल्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट ला लिए जाते हैं। जैसे कपड़े की दुकान में आप देखना, बरसात के सीज़न में सबसे ज़्यादा सेल चलती है, एक कपड़े के साथ दूसरा कपड़ा फ्री। तो मान लीजिए वो कपड़ा 50 रुपये का था, यानी ये 25 में बिकना चाहिए 50% ऑफ में, तो इन लोग क्या करते हैं, ये 50 की जगह उसका MRP रख देते हैं 100 और उसको 50% ऑफ करके 85 रुपये में बेच देते हैं। मतलब जितना हमने ऑफ किया है उतने ही रुपये में बेच देते हैं। कुल मिला के वो आपके दिमाग से खेलते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, वो आपके दिमाग से खेल देते हैं कि भैया हमने 50% ऑफ रखा हुआ है, एक कपड़े के साथ एक फ्री मिल जाएगा। मतलब कौन से पैसे आपसे उतने ही ले रहे हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, आपके दिमाग से, आपकी साइकोलॉजी से खेल रहे हैं। तो यह डिमांड डिक्लाइनिंग डिमांड में आ जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है इर्रेगुलर डिमांड। इर्रेगुलर डिमांड वो डिमांड है जो हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती है। मान लीजिए आप किसी शहर में, आप भोपाल जा रहे हैं, भोपाल में आपको परमानेंटली किसी चीज़ की मांगे क्या कि मेरे को एक घर चाहिए, उसमें एक AC चाहिए, मेरे को एक सोफ़ा चाहिए, पढ़ूंगा बैठ के, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप जाते हैं और वहाँ पर अपनी मांग के अनुसार एक होटल का कमरा ले लेते हैं या एक रूम ले लेते हैं कि भैया 10-15 दिन हमारा पेपर है, 10-15 दिन हमको रहना है। तो ये होटल्स वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये भी इर्रेगुलर डिमांड में आ जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा निश्चितता नहीं चाहिए आपको, थोड़े दिन के लिए काम चलाना है, 1-2 दिन के लिए काम चलाना है, तो आपने उस मांग की पूर्ति कर ली, होटल का एक आध रूम ले लिया, ठीक है। तो ये आ जाता है रेगुलर डिमांड। फिर आ जाता है फुल डिमांड। ये डिमांड बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती है। फुल डिमांड मतलब किसी भी चीज़ की हमेशा ज़रूरत पड़ना, हमेशा ज़रूरत कुछ चीज़ों की पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी निश्चित ही दुकान से हमेशा उस प्रोडक्ट को खरीदा। आप भोपाल में तो क्या बालाघाट 1 किलो चावल लेने आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो यह भी मार्केटिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि मार्केटिंग सिर्फ नियोक्ता को बहुत ज़्यादा वो नहीं करती है, एक्साइट नहीं करती कि इस प्रोडक्ट को खरीदो। वो सिनेरियो के हिसाब से, समय के हिसाब से अपने आप को लगातार बदलते रहती है और उसकी स्टडी करना ही मार्केटिंग है, ठीक है। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी में हो सकता है समझ में ना आ पाए, डिटेलिंग क्लास ले लेंगे आ जाएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ परीक्षा उपयोगी, परीक्षा के हिसाब से जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्रांडिंग। भाई ब्रांडिंग होती क्या है? आप लोग कपड़े खरीदते हैं, उसमें आप लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांड देखते हैं। भाई लिवाइस का चाहिए, स्पाइकर का चाहिए, नॉस्ट्रम का चाहिए। तो आप जब दुकानदार के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि हमको लिवाइस का पैंट दो, तो उसके दिमाग में ये छपी जाती है कि लिवाइस का पैंट मतलब थोड़ा महंगा ब्रांड, स्पेसिफाइड नाम रख दिया है तो इसकी फिटिंग भी ठीक ठाक इन लोगों को हो जाएगी। एक ऐसा ब्रांड जो अमेरिका का ब्रांड है, मतलब उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और उसका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दिमाग में ये रख लिया जाता है कि महंगा है तो अच्छा है। ब्रांडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बहुत सारे हिस्सों में। आपने देखा होगा जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट चाहिए, मान लीजिए ये एक पेन है, एक पेन है मॉन्टेक्स का शायद पेन आता है, ये सेलो का ले लीजिए, सेलो का पेन है, और एक पेन है XYZ का, दोनों का प्राइस 5 रुपये है। आप किसको खरीदेंगे? 100% आप सेलो को ही खरीदेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक छवि है कि सेलो का पेन है, अच्छा है, हमने पहले भी लिखा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, थोड़ा मोटा निब है, लिखने में आसानी होती है, ग्रिपिंग में आसानी होती है। तो जब किसी भी प्रोडक्ट का स्पेसिफाइड नाम होता है, उसका स्पेसिफाइड आकार होता है, उसका स्पेसिफाइड सिंबल होता है और उसका वर्क बहुत अच्छा होता है, पहले से प्रचलित होता है, तो ब्रांडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ब्रांडिंग बहुत ही काम करती है आपके। इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ब्रांड रिफर्स टू द नेम, पोजीशन, symbol or design of their combination by which the products and the services of a seller or different seller are recognized and are different to others। मतलब कि ये दूसरे सेलर से इसको डिफरेंट बनाता है और इसका ब्रांडिंग आपको महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है ताकि आप उसको आसानी से चुनाव कर सकें और उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकें।
ठीक है, ब्रांडिंग आपने देख लिया, इसको और अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। स्कोप ऑफ मार्केटिंग, भैया स्कोप क्या क्या है इसमें? कस्टमर रिसर्च है, प्रोडक्ट रिसर्च है, सेल्स रिसर्च है और प्रमोशन रिसर्च है। स्कोप ऑफ मार्केटिंग, कस्टमर रिसर्च। कस्टमर रिसर्च में ये देखा जाता है कि कस्टमर्स की नीड क्या है। मार्केटिंग तो मतलब प्रोत्साहित ही कर रहा है। आप एक बहुत गोरे लड़के को बोलेंगे कि फेयर एंड लवली लगा ले, तो क्या उसके यूज़ का है? क्या नहीं है। तो हमें पहले तो कस्टमर रिसर्च के बारे में समझना पड़ेगा कि कस्टमर की नीड क्या है। कस्टमर की नीड जब आपको समझ में आएगी तभी आप प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगे। मतलब देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गोरे लोग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा काले भी नहीं है, मतलब मॉडरेट लेवल गेहुआ रंग सा है। तो कंपनीज को पता है कि यहाँ पर अगर आप फेयर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे इंस्टेंटली गोरा दिखा जाए, जैसे मैं तो नहीं लगाता हूँ, लेकिन फिर भी अगर भारत के बहुत सारे लोग ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करें जिससे वो कुछ देर के लिए गोरा हो जाए, कुछ कार्यक्रम में जाने के लिए गोरे हो जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा मांग होती है। तो फिर क्या होता है, कस्टमर को देखा जाता है कि भारत में कस्टमर ऐसे हैं जो इस फेयर एंड लवली प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, तो इसलिए इसका उत्पादन किया जाता है। तो कस्टमर्स का रिसर्च किया जाता है कि कस्टमर्स की ज़रूरतें क्या हैं, उसके आधार पर मार्केटिंग की जाती है। फिर प्रोडक्ट रिसर्च, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका किसी क्षेत्र में, किसी विशिष्ट क्षेत्र में बड़ा नाम होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो सूर्या, जैसे मैंने सूर्या बोला, आपको दिमाग में आ गया होगा कि भाई बल्ब की बात कर रहे हैं, सूर्या बल्ब का बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है। तो आपकी ये भी डेली नीड की ज़रूरत है कि आपको लाइट चाहिए। अब लाइट चाहिए तो आप दिमाग में रख लेते हैं भाई सूर्या का ले लो, अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ब्रांडेड भी है और इसकी ज़रूरत भी है। तो जब प्रोडक्ट रिसर्च किया जाता है कि भाई मार्केट में आवश्यक क्या चीज़ है जिससे हमारा मार्केट और इन्फ्लुएंस हो सके, तो सूर्य कंपनी क्या कर रही है कि डिफरेंट टाइप के लाइट्स बना रही है। भाई वो बल्ब के अलावा ट्यूबलाइट्स भी बना रही है, वो CFL भी बना रही है, वो ऊपर के हेडलाइट्स भी बना रही है और बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट भी बना रही है। क्यों? मार्केट रिसर्च करके। ठीक है। सेल्स रिसर्च, भाई सेल्स रिसर्च में ये देखा जाता है कि किस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा बेचा जा सकता है नीड के हिसाब से। सेल्स रिसर्च में देखा जाता है कि किस हिसाब से अपने सेल्स को प्रमोट करना है। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे वो बल्ब की बात कर रहे थे, बल्ब की ही बात करते हैं, भाई बल्ब में और भी उसके सारे कॉम्पिटिटर है, जैसे बजाज भी है उनका, ठीक है, और वो LFS भी आता है, बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट भी आते हैं। तो ये देखा जाता है कि भाई किसका प्रोडक्ट थोड़ा इकोनॉमिक है। अगर इकोनॉमिक है तो स्वाभाविक रूप से इसका सेल्स ज़्यादा हो जाएगा। अब जब सेल्स ज़्यादा होगा तो कंपनी का प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगा। तो सेल्स में भी रिसर्च की जाती है कि क्या ऐसा किया जाए जिससे कि जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसको प्रोत्साहित किया जाए। तो सेल्स रिसर्च में देखा जाता है कैसे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेचने का मतलब है अगर कोई प्रोडक्ट सस्ता होगा, टिकाऊ होगा, अच्छा होगा क्वालिटी में, तो वो सबसे ज़्यादा बिकेगा। तो सेल्स रिसर्च में ये देखा जाता है कि कैसे प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा बेचा जा सकता है। फिर आ जाता है प्रमोशन रिसर्च। प्रमोशन कैसे किया जाए? भाई प्रोडक्ट का प्रमोशन भी तो करना है, तो प्रमोशन रिसर्च में ज़्यादातर लोग क्या एडवर्टीजमेंट से जोड़ देते हैं। तो एडवर्टीजमेंट से भी इसका एक जुड़ाव है, हल्का फुल्का है, पूरा नहीं है लेकिन हल्का फुल्का ज़रूर है। प्रमोशन कैसे किया जाता है? आपने देखा होगा कि जितने भी एड्स आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिनोन्ड फेसेस होते हैं। मतलब आपके जो आप लोग हमेशा फिल्म देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, उसके जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके जो सुपरस्टार्स होते हैं, उस प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। मतलब देखिए, आपने रजनीगंधा का ऐड देखा होगा। रजनीगंधा कौन खा रहा है? सबको पता है, अजय देवगन। ऐसा फाड़ रहा है, ऐसा खा रहा है। वो बोलता है कि इसमें दाने दाने में है केसर का दम। ना केसर है ना कुछ बहुत अच्छा वो प्रोडक्ट है, लेकिन आप क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उसका प्रमोशन कौन कर रहा है? अजय देवगन। और अजय देवगन आपका हीरो है। अब अजय देवगन बोल रहा है खाना है तो खाना है। तो प्रमोशन ऐसे लोगों से किया जाता है, करवाया जाता है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग हो गया आपके नज़रों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग रिसर्च, आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। मार्केटिंग रिसर्च इज डिफाइंड एज any technique or a set of practices that companies use to collect information, systematic problem analysis to understand their target market better। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। मार्केट रिसर्च स्टडीज 4 मेजर डिसिप्लिन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब इसका मतलब आप क्या समझे? मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग तो हमको समझ में आ गया है, लेकिन रिसर्च क्या है? रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान।
अनुसंधान किसी भी चीज़ का आप कैसे करते हैं? एनी टेक्निक और अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट कंपनीज यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। अनुसंधान वह क्रिया है जिसमें किसी भी चीज़ का रिसर्च किया जाए और उसको बेटर से बेटर बनाया जाए। देखिए, जैसे अभी हमारा अंतरिक्ष में यान गया हुआ है, ये हमारा तीसरा यान है। पहला यान गया, सक्सेसफुल था। सेकंड यान जो गया हमारा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कक्षा में घुसते ही कनेक्टिविटी उसकी लॉस हो गई। तो वो कनेक्टिविटी लॉस से कुछ सीखा इन लोगों ने, अनुसंधान किया कि भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पर जाकर हुआ। वो कमियों को इन लोगों ने तीसरे वाले प्रक्षेपण में सुधार लिया। अब हम होप करते हैं कि तीसरा वाला जो है वो सक्सेसफुल हो। जब वो अंतरिक्ष की कक्षा में उतरे, चांद पर उतरे, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। तो यहाँ कहाँ से सीखा गया? ये सेकंड वाले के अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट से सीखा गया। अनुसंधान किया गया कि कौन सी ऐसी क्रिया थी जिसके कारण वो कॉन्सेप्ट फेलियर में आया, तो अनुसंधान करके उन चीज़ों को ठीक कर दिया गया। तो मार्केट रिसर्च में भी ऐसा किया जाता है कि मार्केटिंग में जब देखा जाता है कि यार हमारे प्रोडक्ट से किसी न किसी तरह से किसी को नुकसान हो रहा है, तो हम उसको बेटर वे में लेके आ पाएँ, नई टेक्निक्स ले आए जिससे उसमें थोड़ी सी सेल्स का भी प्रमोशन हो और हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जा सके। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये आपका इंटरेक्टिव पैनल है। इंटरेक्टिव पैनल में जब कंपनी ने बनाई होगी तो थोड़ा सा लो वर्जन का बनाई होगी, फिर उसके बाद में देखा गया होगा कि ये खामियां इसमें आ रही है और सब लोग इसकी मतलब वो कर रहे हैं, नकारात्मक इसका प्रचार कर रहे हैं कि नहीं यार भाई इंटरेक्टिव पैनल अच्छा नहीं है। तो लोगों ने क्या किया, कंपनी में थोड़ा सा सुधार लेके आया, इस प्रोडक्ट में थोड़ा सा सुधार लेके आया और फिर उसके बाद में फिर से इसको रिलॉन्च किया, फिर उसमें नया नया अपडेट्स आया, फिर रिलॉन्च किया। मतलब लगातार जब किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से किया जाता है, अच्छे ढंग से किया जाता है, तो वहाँ पर रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिस्टमेटिक प्रॉब्लम एनालिसिस, मतलब जो प्रॉब्लम अराइसेस हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसको ठीक किया जाता है। बस यही है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट कंपनी मतलब अपना जो है वो समय व्यतीत करती है, समय लगाती है और देखती है कि कैसे कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। मार्केटिंग रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पहले और लॉन्च करने के बाद भी। जब प्रोडक्ट को मार्केट में बेच दिया जाता है तो उसके बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं, कुछ सकारात्मक आते हैं, कुछ नकारात्मक आते हैं। तो सकारात्मक तो ठीक है, लेकिन जब नकारात्मक आते हैं तो उसमें सुधार लाया जाता है। तो ये कहाँ से आता है? ये मार्केट रिसर्च करके ही आता है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी किस तरह से जा रही है। ठीक है, इसको और डीप में पढ़ लेंगे, थोड़ा समय दीजिए, एग्जाम्स कंप्लीट हो जाने दीजिए, इसलिए हम थोड़ा जल्दी में। सेल्स प्रमोशन क्या है भाई? सेल्स प्रमोशन समझते हैं। सेल्स प्रमोशन इज अ मार्केटिंग एक्टिविटी दैट इज डिजाइन टू इंक्रीज सेल्स। दैट इज डिजाइन टू इंक्रीज सेल्स। भाई सेल्स को कैसे आप बढ़ा सकते हो? सोचो जरा, कैसे बढ़ा सकते हो सेल्स को? आप किसी भी प्रोडक्ट को, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, आप इस कंपनी के ओनर हैं, आपको अपनी सेल्स बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे आप? बहुत सारे तरीके होते हैं इसके। अगर ये पेन का कॉस्ट है 10 रुपये और मैं अपने ग्राहक को 50% ऑफ में दे दूँ कि भाई 5 रुपये में ले जाओ क्योंकि ऑफ सीजन, तो सेल्स प्रमोट होगा। एक खरीदने वाला हो सकता है 2 भी खरीद ले, तो मेरा प्रोडक्शन जो हो रहा था उसका सेल्स बहुत इजीली मार्केट में आ जाएगा। तो बहुत सारे इसके टेक्निक्स होते हैं। यानी आप क्या करें, सबसे पहले तो मार्केट को पहले समझें कि मार्केट की नीड क्या है, उसके बाद आप प्रोडक्शन करें और फिर उसके बाद सेल्स को प्रमोट करें। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दैट इज डिजाइन टू इंक्रीज सेल्स। सेल्स को बढ़ाने के लिए सेल्स प्रमोशन किया जाता है। प्रमोशन और कैसे कर सकते हैं? आप मान लीजिए कि आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ठीक है, अब बच्चे को पता ही नहीं कि आपके यहाँ कोचिंग होती है, तो आप कैसे अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इस चीज़ की कोचिंग होती है, हमारे यहाँ ऐसा पढ़ाया जाता है। डेमो देना पड़ेगा कि भैया 3 दिन बैठो और देखो हम लोग कैसा पढ़ाते हैं। अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा सेल्स खुद ही बढ़ जाएगा, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। फिर माउथ पब्लिसिटी होगी, एक बच्चा दूसरे बच्चे को ले आएगा कि हाँ यार वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, चलो चलो। तो यहीं से सेल्स प्रमोट होता है। आप जितनी अच्छी सर्विसेज देंगे, जितना अच्छा प्रोडक्ट देंगे, क्वालिटी देंगे, उतना आपका सेल्स प्रमोट होगा। इसमें एडवर्टाइजमेंट भी बहुत अहम रोल निभाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनकरेज कस्टमर्स लॉयल्टी, जनरेट ब्रांड अवेयरनेस। इट यूजुअली इन्वॉल्व्स ऑफरिंग अ डिस्काउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया
or some other type of incentive for customers to buy your product or engage with your brand। मतलब हम अपने ब्रांड को इंगेज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसके बाद अपने सेल्स को प्रमोट करते हैं और हम अपने सेल्स को बढ़ाते हैं। जब तक आप एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे लोगों को पता ही नहीं चलेगा, प्रचार नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं कि हम ये प्रोडक्ट हमारा है, इसकी ब्रांडिंग है, एकलव्य ब्रांडिंग है, बहुत हम अच्छे से बच्चों को पढ़ा देते हैं, सिस्टमेटिक पढ़ाते हैं, कोर्स कंप्लीट कराते हैं, सिलेबस पूरा सिस्टमेटिक कंप्लीट कराते हैं, तब तक आप कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? जब तक बच्चों को पता ही नहीं रहेगा। हम एडवर्टीजमेंट करेंगे तभी ना बच्चों को पता चलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स, डेटा एंड फाइनेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट्स एज इट्स द फाइनल डेस्टिनेशन। इसको हम लोग इसके हिसाब से समझते हैं, डायग्राम से। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, देखिए प्रोडक्ट जहां बन रहा है यानी प्रोडक्शन हो रहा है तो डायरेक्ट क्या ग्राहक को मिल जाता है? क्या नहीं मिलता है। प्रोडक्ट बना, उसके सप्लायर ने भेजा होलसेलर को, होलसेलर ने भेज दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर को आया, रिटेलर से अल्टीमेटली आपको यानी ग्राहक को मिला। तो ये एक चेन है, ये एक सप्लाई चेन है। इसको आप इस डायग्राम के थ्रू और आसानी से समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले प्रोडक्शन किस पर निर्भर है? रॉ मटेरियल्स पे, मतलब जो कच्चा माल है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कच्चे माल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट, अगर मान लें आप गुड़ की बात करें, गुड़ कैसे बनता है? गन्ने से बनता है, गन्ने के रस से बनता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल गुड़ के लिए क्या है? गन्ना। ठीक है, गन्ने का उत्पादन होगा, गन्ना बनेगा, तो गन्ना रॉ मटेरियल है। किस इंडस्ट्री के लिए? गुड़ की इंडस्ट्री के लिए। ऐसे ही जो भी चीज़ें बनती, शक्कर बनती है, कैसे बनती है? उसी गन्ने से बनती है। तो गन्ना क्या है? रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। बिना उस गन्ने के शक्कर बन ही नहीं सकती, गुड़ बन ही नहीं सकता। तो कच्चा माल क्या हुआ? गन्ना हुआ। ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंटेंट होता है वो उसका रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, कच्चा माल। उसके बाद सेकेंड क्या आता है? वो सप्लायर के पास, मतलब जो उस गन्ने को खरीद रहा है। ठीक है, गन्ना किसान ने उगाया, किसान से गन्ना किसने लिया? सप्लायर ने लिया। अब सप्लायर ने क्या किया कि उसको मैन्युफैक्चरर को बेच दिया, मतलब जो गुड़ बनाता है उसको बेच दिया, मैन्युफैक्चरर को बेच दिया। अब वो इंडस्ट्री जो है, वो जो इंडस्ट्री है गुड़ की, वो तैयार किसके बेस पर होगी? रॉ मटेरियल की। सप्लायर ने बेच दिया मैन्युफैक्चरर के पास, वो आ गया, मैन्युफैक्चरर ने उसको बना लिया, गुड़ को बना लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया। अब वो किसको बेच रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर को। भाई सिंगल सिंगल दुकान पे ले जाके तो बेच नहीं सर, इतना बड़ा इंडस्ट्री का ओनर है, गुड़ बना रहा है, इतनी सारी शक्कर बना रहा है वो, तो क्या करेगा? वो बहुत बड़े बड़े शहर में जो डिस्ट्रीब्यूटर, जो आपके गुड़ का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, उनको वो गुड़ जाके बेच दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि रिटेलर दुकान को बेच देते हैं, मतलब जो छोटी छोटी किराने की दुकान होती है ना, वो उस डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद लेते हैं कि भैया हमको दे दो 10 किलो, हमको दे दो 5 किलो, 2 किलो। तो वो क्या करते हैं, छोटे जो दुकानदार होते हैं वो जाके डिस्ट्रीब्यूटर से उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, अपनी दुकान में रख लेते हैं। फिर अल्टीमेटली आप जो कस्टमर हो उस दुकान से जाके, यानी किराने की दुकान से या छोटी कोई भी दुकान से जाके उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो मतलब चालू हुआ था रॉ मटेरियल से, गया सप्लायर के पास, बन गया इंडस्ट्री में, फिर आया डिस्ट्रीब्यूटर यानी होलसेलर के पास, फिर आया रिटेल लोकेशन यानी किराने की दुकान के पास, अल्टीमेटली वहां से आपने खरीद लिए। तो ये क्या है? यही तो सप्लाई चेन है, यही सप्लाई चेन है। जब प्रोडक्ट बनता है तो अल्टीमेटली सीधे सीधे ग्राहक के पास नहीं आता है, वो एक चेन के थ्रू आता है, तो वही चेन कहला जाती है सप्लाई चेन। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन को पहले ये एक डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन लिख लीजिए, द स्प्रेड ऑफ द, भैया ग्लोबलाइजेशन का मतलब पहले समझ लो, वैश्वीकरण होता है, वैश्वीकरण। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, गुड्स, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड जॉब्स अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स एंड कल्चर्स। इसका मतलब क्या समझे आप?
इसका मतलब ये है वैश्वीकरण वो होता है जहाँ पर आपकी परंपरा, आपके गुड्स, आपकी सर्विसेज एक देश से ट्रैवल करके दूसरे देश पर जाती है विदाउट एनी बैरियर्स, बिना रुकावट के जब वो ट्रैवल करती है तो वही ग्लोबलाइजेशन होता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कि हमारे भारत में इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन का पूरा एक उनका वो बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है। वहाँ पर बहुत सारे लोग रशिया के आते हैं, दूसरे देशों के भी आते हैं। वहाँ पर हरे राम हरे कृष्ण मिशन चलता है। वो भारत की संस्कृति को सीखते हैं, वो भारत के ट्रेडिशन को सीखते हैं, कैसे कृष्ण जी आए, कैसे उनने काम किया है, कैसे यहाँ पर रासलीलाएं नचाई, वो सब चीज़ें वो देखते हैं, सीखते हैं, फिर उसको अपना लेते हैं। तो क्या रशिया उन लोगों को कोई बैन करता है या रशिया उन लोगों को मना करता है? क्या नहीं करता। ग्लोबलाइजेशन में एक चीज़ दूसरे देश में ट्रांसफ़र होती है। जैसे गूगल किसका है? अमेरिका का है, लेकिन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमको कोई बैरियर्स है क्या इसमें? नहीं है। ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें जब एक देश से दूसरे देश पर जाती हैं विदाउट एनी बैरियर्स, तो वह ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। देखिए आप जितने भी प्रोडक्ट है भारत में, बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे टोयोटा, ठीक है, हुंडई, ठीक है, सुजुकी, ये सब कंपनियां कहाँ की है? बाहर की है। ज़्यादातर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जर्मन ऑटोमेशन है, जर्मनी की कंपनियां रहती हैं। वो क्या करती है? वो प्रोडक्ट को बना देती है और वो भारत में बेच देती है। अब भारत में भी तो चली रही है ना, टोयोटा की फॉर्च्यूनर से आप घूम ही रहे हो, टोयोटा की इनोवा से आप घूम ही रहे हो, हुंडई की गाड़ियों से आप घूम ही रहे हो। तो वो क्या करती है? अपने प्रोडक्ट को वहाँ मैन्युफैक्चर करती है, फिर वहाँ से यहाँ भेज देती है, फिर यहाँ उसको असेंबल करती है और मार्केट में बेच देती है। किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जब कोई भी गुड्स, कमोडिटी, सर्विसेज, ट्रेडिशन ट्रेवल करते हैं तो वह वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन मार्केट, ग्रीन मार्केटिंग क्या है भाई? चलिए पढ़ते हैं। ग्रीन मार्केटिंग रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन देयर रियल एंड परसीव्ड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ग्रीन मार्केटिंग क्या है? ग्रीन मार्केटिंग से आप लोग समझ ही रहे होंगे, जैसे कि आप उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल जब करते हैं जो रिसाइकलेबल हो, जिससे प्रदूषण ना हो, जिससे इन्वायरमेंट फ्रेंडली अगर कोई कॉन्सेप्ट बन रहा है तो वह कहला जाता है ग्रीन मार्केटिंग। जैसे आपने प्रचार कर दिया, किससे? चोंगे से। वो ऐसा वो नहीं रहता, वो क्या बोलते हैं, एलईडीज लगती हैं और फिर साउंड सिस्टम लगता है। साउंड सिस्टम चोंगे से किसी ने फूंक दिया कि भैया आज हमारे एकलव्य इंस्टीट्यूट में फलाना चीज़ का क्लास चालू हो रहा है। तो ये क्या है? ग्रीन मार्केटिंग। इससे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए अगर आप चोंगा फूकेंगे तो कहीं ना कहीं नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है, लेकिन कुछ निश्चित डेसिबल्स में अगर आप उसको कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन उसमें क्रिएट नहीं होता है। जैसे कि अगर आपने पॉम्पलेट बांटा, तो पॉम्पलेट क्या होता है? बनता कागज़ से, ठीक है। कागज़ कैसे बनता है? पेड़ से बनता है। तो हम अगर पॉम्पलेट बांट रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेड़ काटा जा रहा होगा। अब पेड़ को अगर काटा जा रहा होगा तो इन्वायरमेंट को नुकसान भी हो रहा होगा, लेकिन वो रिसाइकलेबल भी है। जब वो गलता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कागज़ बनाने के लिए पेड़ को तो काटा ही गया होगा ना। इसलिए आप लोग देखेंगे कि बहुत सारी सुविधाएं चालू हो गई। आजकल OTP के माध्यम से चीज़ें की जा रही है। जैसे आपको पहले ATM आता था तो उसमें पिन लिखा आता था, ठीक है, कागज़ में लिखा आता था। फिर पेपरलेस हो गया, तो आजकल जब भी आप पिन बनाना रहता है आपको OTP आता है, OTP दर्ज करते हैं और आपका पिन क्रिएट हो जाता है। तो वो क्या है? उसको ग्रीन पिन कहा जाता है। ऐसी कोई भी चीज़ें जिससे नेचुरल रिसोर्सेज का नुकसान ना होता हो वह ग्रीन मार्केटिंग में आ जाती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे अगर आप एक उदाहरण और ले लें तो ये ले लीजिए, आपका एनर्जी। आपकी जो बिजली बनती है कैसे बनती है? कोयले से बनती है। कोयले यानी कोयला खत्म हो रहा है ना, एक समय बाद कोयला खत्म हो जाएगा, तो हमने ग्रीन एनर्जी के रूप में किसको हारित किया है? सोलर पैनल्स को। आप सोलर पैनल लगा लीजिए, आपको नेचुरल लाइट मिलेगी। भैया वो चार्ज होगा बैटरी आपका लाइट जला देगी। मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान कहीं नहीं है एनवायरनमेंट को। लेकिन अगर आप कोयले की बिजली पर आधारित है तो कोयला कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। जब कोयला ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको भी पता है नेचुरल रिसोर्सेज से नुकसान हो गई। तो यह ग्रीन इन्वायरमेंट है। इसको एक बार अच्छे से और पढ़ लीजिएगा कॉपी में, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है।
तो यह हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आज ख़त्म हो रहा है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लगभग 23-24 उसके कंटेंट्स हैं इंडेक्स में, तो उसको एक दिन में समझाना हमारे लिए भी असंभव है। लेकिन हम आपको अभी भी प्रेरित कर रहे हैं और हमेशा करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन क्लास में अटेंड करें, या तो फिर एग्ज़ाम्स के बाद हम लोग हर इंडेक्स के हर कॉन्सेप्ट पर एक बड़ा पूरा लेक्चर बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे। आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे सीखने की कोशिश करें। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर से कह रहा हूँ, MBA विदाउट नॉलेज इज़ यूजलेस। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें और एक अच्छे मैनेजर बनें। धन्यवाद।